हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के 5वें वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे वो 2016 में आए थे। उसके बाद अब 2021 में पुनः गाइडलाइंस आए हैं। 28 जून 2021 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था गाइडलाइंस का। वो ड्राफ्ट पब्लिक में दिया गया था कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ या डायरेक्ट सेलर्स या कोई भी अन्य इस रूल्स में, इस ड्राफ्ट में कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रस्तुत कर सकते थे। अपने विचारों को 21 दिनों का समय था उनके पास। उसके बाद ऑफिशियली 28 दिसंबर 2021 को फाइनल जो रूल्स थे वो आ गए थे। देन आपका 3 महीनों का समय फिर से दिया गया था कंपनीज़ को या डायरेक्ट सेलर्स को कि वो अगर इन रूल्स को कहीं पे ब्रेक कर रहे हैं तो वो उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और 1 अप्रैल से ये सभी के लिए स्पष्ट रूप से लागू है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते पाए जाते हैं जो रूल्स के खिलाफ है तो आप पर वही कानूनी कार्रवाई होगी जो इन रूल्स में बताई गई है। जैसा कि मेरे हाथ में ये पूरा रूल है, जो प्रिंट आउट है उस रूल्स का। इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल जो कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट है वहाँ से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण रूल्स ही बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। बाकी आपको पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है एक एक चीज़ को, तो आप डाउनलोड करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस रूल का जो नाम है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। और यह रूल सभी तरह के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स पे यूज़ होता है, यानी हर वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऑफर करती है उन सभी के लिए यह रूल्स लागू है। इस पूरे रूल में टोटल 12 हेडिंग्स हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला हेडिंग है इसका नेम, जो मैंने आपको बताया। इस रूल्स का नेम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग है उसमें ये बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स पे ये रूल्स लागू होता है। देन थर्ड जो हेडिंग है उसमें डेफिनेशंस की बात की गई है कि एक्ट का मतलब क्या है, कंज्यूमर का मतलब क्या है। दोस्तों, कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे वही है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत है। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंज्यूमर की परिभाषा मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट सेलर की डेफिनेशन भी दी गई है कि डायरेक्ट सेलर क्या है इस रूल्स के मुताबिक। तो डायरेक्ट सेलर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा लिखित संविदा के मूल आधार पर अपॉइंट किया गया है या ऑथराइज किया गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। तो ये डायरेक्ट सेलर की परिभाषा है इस रूल्स के मुताबिक। देन डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसका मीनिंग भी दिया गया है। ये मीनिंग सेम वैसा ही जैसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट सेल एंटिटी का मीनिंग है और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का मीनिंग है। देन हम अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का मीनिंग दिया गया है। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए प्रस्ताव दे रहा है, उसको प्रोस्पेक्ट बोला गया है। देन पिरामिड स्कीम की चर्चा की गई, मैंने बता दिया था पहले ही आपको पिरामिड स्कीम के बारे में। अब हम बात करते हैं चौथे हेडिंग के बारे में, जहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ के जो कर्तव्य हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है। जिसमें सबसे पहला ड्यूटी है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, जिसमें सबसे पहला ड्यूटी दिया गया कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कंपनीज एक्ट 2013 या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद सेकंड ड्यूटी है कि उस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का एक फिजिकल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट दिया गया है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ अपनी वेबसाइट पे जो रिलेवेंट डिटेल्स है, जैसे कि मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्राइस और कुछ मैकेनिज़म्स, यानी कि टिकट सिस्टम, अगर कोई इशू आता है किसी कस्टमर को, डायरेक्ट सेलर को, तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपडेट होनी चाहिए। देन अगला इसी हेडिंग के तहत बताया गया है कि जो भी डायरेक्ट सेलर्स है जिनका KYC है, जिनका KYC वेरीफाइड है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एक ID कार्ड प्रोवाइड करेगी, एक आइडेंटिटी कार्ड। अभी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले होनी चाहिए,
जिसमें सबसे पहले दिया गया कि उस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का लीगल नेम क्या है वो उसकी वेबसाइट पे शो होना चाहिए। देन उस कंपनी का एड्रेस, उस कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन या मोबाइल नंबर्स ऑफ कस्टमर केयर्स। देन एक टिकट नंबर का मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर कोई क्यूरी आती है उसको, यानी कोई शिकायत करता है तो उस शिकायत का एक टिकट नंबर उसको मिलना चाहिए जिससे वो शिकायत का स्टेटस क्या है वो चेक कर सकता है। देन किसी भी प्रोडक्ट की रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। उसके बाद हाँ, जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास एकदम सेफ तरीके से होना चाहिए, वो लीक वगैरह ना हो। अगला आता है कि एक डायरेक्ट सेलर एंटिटी एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट करेगी जो 24/7 उपलब्ध रहेगा कस्टमर्स या डायरेक्ट सेलर्स की समस्याओं के समाधान हेतु। देन आगे दिया गया है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अपने डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, जैसे उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल एंड अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। ये था डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ की कुछ बेसिक ड्यूटीज़। हालांकि ड्यूटीज़ बहुत सारी दी गई इसमें, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला जो 5वां हेडिंग दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, यानी एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो डिपार्टमेंट का नाम है DPIIT। DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस डिपार्टमेंट में उस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी वेबसाइट पे शो होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये एक 5वां हेडिंग था। उसके बाद 6ठा हेडिंग दिया गया मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, या तो वो मैन्युअली कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। जिसमें कुछ जो दिए गए हैं वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA एंड AOA, पैन नंबर एंड टेन नंबर, कॉपी ऑफ GST, तमाम GST रिटर्न्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, कस्टमर्स और डायरेक्ट सेलर के रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डायरेक्ट सेलर एंटिटी को मेंटेन करनी पड़ेगी, फिजिकली यानी मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद दिया गया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ और डायरेक्ट सेलर के बीच की कुछ शर्तें। उसके बाद दिया गया कि जो भी प्रमोशनल लिटरेचर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसमें कंपनी का नेम, एड्रेस या टेलीफोन नंबर, साथ ही डायरेक्ट सेलर का टेलीफोन नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। प्रमोशन, कोई भी डायरेक्ट सेलर मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं कर सकता है, और कोई भी डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलर एंटिटी किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन फ़ी और चार्जेस ऑफ एंट्री नहीं ले सकता है। यानी एंट्री फीस और जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट सेलर भी नहीं ले सकता और डायरेक्ट सेलर एंटिटी भी नहीं ले सकती है। अब कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई डायरेक्ट सेलर्स के लिए कि आप जहाँ भी अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जहाँ भी आप सेल करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले कस्टमर के पूछे बिना अपना परिचय देंगे, उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे और फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। और आप अपने उसके बाद दूसरा दिया गया है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को एकदम एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, टर्म्स के बारे में, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, रिटर्न पॉलिसीज़, टर्म्स ऑफ गारंटीज़ एंड आफ्टर सेल सर्विस। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट देनी पड़ेगी। देन डायरेक्ट सेलर के लिए जो इम्पोर्टेंट बात इसमें दी गई है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर कस्टमर की परमिशन के बिना उनके पास, उनके घर में नहीं जा सकता है बिना उनकी अनुमति के। और साथ ही आपके पास एक आईडी कार्ड होना कंपलसरी है, आप बिना आईडी कार्ड के कस्टमर के घर नहीं जा सकते। और आप अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा कोई भी लिटरेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो कंपनी द्वारा अप्रूव ना किया गया हो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें डायरेक्ट सेलर्स के लिए। आगे दिया गया है 9वां हेडिंग है कि कौन लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल नहीं हो सकते। हर वो व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता है जो पिछले 5 साल में दिवालिया घोषित हुआ हो या वो पागल हो। देन 10वां हेडिंग दिया गया है सेल्स थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप किसी मार्केट प्लेस
जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर सकते हैं। एक डायरेक्ट सेलर सेल नहीं कर सकता है बिना उस कंपनी के परमिशन के, वो भी लिखित परमिशन के। देन 11वां जो हेडिंग दिया गया है वो है मनी सर्कुलेशन के बारे में, पिरामिड स्कीम के बारे में। यहाँ पे 2 रूल बताए गए हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऐसी किसी भी मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है और उसको प्रमोट भी नहीं कर सकती है। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आप किसी भी मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा 11th हेडिंग में दिया गया है। और 12वां हेडिंग है इन रूल्स के बारे में, अगर कोई ब्रेक करता है तो उन पर कैसे क्या कार्रवाई होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। आपको पूरा समझना है, पूरा पढ़ना है। आप इसको डाउनलोड करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लीगली इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपसे कुछ मिसलीड, कुछ गलतियां ना हो जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भरपाई देना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज के ट्रेनिंग सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा कल फिर।